सोने के भाव में बीते सप्ताह करीब 2% की तेजी देखने को मिली। फिलहाल ये 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। तो क्या अगले सप्ताह ये भाव 1,65,000 तक जा सकता है? आज इस सवाल पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे सोने का हाल और उसकी आगे की चाल। नमस्कार, मैं हूं विप्लव राही और आप देख रहे हैं बोले भारत। बीता सप्ताह सोने में तेजी का रहा और राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव सोमवार को जो 1,49,000 के आसपास था, वो सप्ताह खत्म होने तक 1,53,000 के आसपास पहुंच गया। ऐसे में ये सवाल निवेशकों के मन में आ रहा है कि अगले सप्ताह क्या होने वाला है, खास तौर पर अक्षय तृतीया को देखते हुए जो 19 अप्रैल को आ रही है। एक ऐसा पर्व है जिसमें सोना खरीदना शुभ माना जाता है, तो क्या होगा? क्या गोल्ड में ये तेजी का सिलसिला बना रहेगा या आगे कोई प्रेशर आ सकता है? और ये भी दिमाग में सवाल होगा कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर क्या स्ट्रेटजी अपनाना सही रहेगा? तो इन तमाम सवालों पर हम आगे बात करेंगे और सिर्फ कीमतों के आंकड़े नहीं बल्कि उनका गणित भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गोल्ड सिल्वर में जो पिछले कुछ दिनों की चाल रही है, तेज़ी और कभी गिरावट फिर रिकवरी, इसकी मूल वजह क्या है? सोने की चाल पर जिन चीज़ों का अभी फ़िलहाल असर पड़ रहा है उसमें 3 बातें प्रमुख हैं। एक तो है वॉर का इम्पैक्ट, जिसके कारण एक ग्लोबल टेंशन है और सोने की सेफ हेवन डिमांड जो है बढ़ी है। जब से ये मार्च में जंग चालू हुई है, फरवरी मार्च का के दौरान फ्लक्चुएशंस की एक बड़ी वजह रही है। और दूसरी एक वजह है रुपए का डेप्रिसिएशन, जो फरवरी के अंत में 90-91 रुपए के आसपास डॉलर था, वो अभी 94-95 तक चला गया, अभी 93 के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो ये जो रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ, ये भी एक सोने की चाल को प्रभावित करने वाली चीज़ है, क्योंकि जब रुपया डेप्रिसिएट होता है तो देश के भीतर गोल्ड और महँगा हो जाता है। और इसी तरह से क्रूड ऑयल का जो शॉक है युद्ध के कारण, वो भी सोने की चाल को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल $55 के आसपास था, वो जंग के बीच में $120 तक चला गया और अभी भी 94-95 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। इसके कारण इम्पोर्ट बिल बढ़ा। इम्पोर्ट बिल जब बढ़ता है तो भी रुपया दबाव में आता है। और ये याद रखना चाहिए कि भारत अपनी 90% क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है इम्पोर्ट से पूरी करता है। तो रुपया जब कमज़ोर होता है फिर वही बात लागू होती है कि गोल्ड की प्राइस पर उसका असर पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम आगे समझने की ज़रूरत है जब हम गोल्ड प्राइस की बात करते हैं। लेकिन एक बीच में सवाल दर्शकों के, निवेशकों के मन में ये भी आ सकता है कि जो मार्च की बिगिनिंग में गोल्ड 1,67,000 तक पहुंचा था, 10 ग्राम गोल्ड का भाव, वो उसी महीने के आखिरी सप्ताह आते-आते 23 मार्च के आसपास 1,35,000 तक पहुंच गया। तो ये गिरावट क्यों आई? और उसके बाद फिर रिकवरी आनी शुरू हुई है, जो अभी फिर 1,50,000 के आसपास होना चल रहा है। ये जो गिरावट बीच में आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आमतौर पर थ्योरी ये कहती है कि जब क्राइसिस का समय हो, ग्लोबल क्राइसिस, कोई संकट का, खतरे का समय हो, तो सोने की सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है, जो हमने पहले भी जिक्र किया। वैसे में गोल्ड की चमक बढ़नी चाहिए, लेकिन मार्च के कुछ हफ्तों में ये उल्टा क्यों हुआ? उसकी एक खास वजह ये रही कि उस दौरान मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थे, उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट में उनको लॉस जहाँ सामना करना पड़ा, मार्केट में मार्जिन कॉल्स को फुलफिल करने के लिए भी इन्वेस्टर्स को कैश चाहिए था, तो उन्होंने कई बार गोल्ड और सिल्वर बेच करके मुनाफा निकाला और उसको री इन्वेस्ट किया। और लिक्विडिटी की, मतलब मूल तौर पे लिक्विडिटी की जब दिक्कत आई तो सोना बेचने की नौबत आई, जिसके कारण सोने की प्राइस पे ये इम्पैक्ट नजर आया। और ये दुनिया के बैंकों ने भी, सेंट्रल बैंक्स का भी स्ट्रेटजी में इस तरह का फर्क आता है। जब क्राइसिस है, आपको ऑयल परचेस करने के लिए भी दिक्कत है, तो जो गोल्ड बाइंग है वो इस वजह से भी कम हुई, जिसके कारण कुछ दिनों तक गोल्ड में गिरावट आई और उसके बाद फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। अगला मसला ये है कि मौजूदा स्थिति को हम किस तरह से देखें गोल्ड की प्राइस में। जो अभी गोल्ड 1,50,000 के आसपास और सिल्वर 2,45,000 पर केजी के आसपास बने रहने की जो संभावना नज़र आ रही है, इसको किस तरह से देखें? तो इसमें नज़रिया ये है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में, सिल्वर में दिखी है ज़रूर, लेकिन आगे का खेल थोड़ा अलग तरीके से पर्सपेक्टिव को समझते हुए उसको समझना होगा, उस सोने की चाल को। इसमें सबसे
बड़ी बात यह है कि पूरे मार्केट की नज़र लगातार इस जियोपॉलिटिकल टेंशन पे बनी हुई है, और अगर वार जारी रहता है, अगर सिनारियो एक ये है कि वार जारी रहता है तो क्या होगा, तो वैसे में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और अनसर्टेनिटी की वजह से जो गोल्ड को सपोर्ट मिलता है वो गोल्ड सपोर्ट मिलेगा। लेकिन साथ के साथ जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नजर आ रहा है, जंग का एक असर ये भी है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने पे सेंट्रल बैंक्स जो है वो रेट कट नहीं करते, जहां पे जैसे यूएस फेड रेट कट की संभावना जाहिर की जा रही है। अगर इन्फ्लेशन ऊंचा बना रहेगा तो उनकी गुंजाइश कम हो जाएगी। तो वैसे में गोल्ड के लिए एक ड्रैग का काम करेगा, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेगा, मतलब गोल्ड को नीचे की तरफ खींचेगा। तो अनसर्टेनिटी गोल्ड को ऊपर की तरफ ले जाती है, और इन्फ्लेशन जो है वो, और रेट कट ना होना, वो नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड में गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी कारण है, और बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। यानी गोल्ड का जो रैली है वो लिमिटेड रहेगी, बहुत लंबे समय तक एक दिशा में जारी रहना उसका मुश्किल है। यानी जो गोल्ड की अपसाइड है वो कैप्ड है एक तरह से। इंटरनेशनल लेवल पे माना जा रहा है कि 4,850 से $4,900 पर आउंस के बीच में ये बना रह सकता है, और इंडिया में फिलहाल 1.5 लाख पे है। लेकिन इस अगर अपसाइड दिखता भी है तो 1,60,000 या 1,65,000 के ऊपर ब्रेकआउट मुश्किल है, वो लेवल्स देखना। और जैसा कि हमने बोला कि इसकी जो 3 बड़ी वजह है, इन्फ्लेशन प्रेशर, रेट कट्स टलने की आशंका, और जिसके कारण इंटरेस्ट रेट हाई बने रह सकते हैं। बल्कि ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ा तो कहीं रेट कट की जगह जो है रेट हाइक भी हो, तो उसका भी गोल्ड के लिए नेगेटिव असर, नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकता है। दूसरी चीज एक और है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड पर, जो अंडररेटेड है, जिसपे अभी उतना ज्यादा फोकस या उतनी ज्यादा बात नहीं हो रही है, वो है सप्लाई चेन का डिसरप्शन। जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है और वॉर की वजह से, ऑयल फील्ड्स पे असर है, गैस सप्लाई पे, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, केमिकल्स पे, इन सब पे जो असर है, ये इन्फ्लेशन को स्टिकी बना रहा है, यानी जिद्दी बना रहा है, महंगाई दर को जिद्दी बना रहा है, उसको नीचे की तरफ करना जो है मुश्किल है। जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं, ये उनके कंट्रोल से बाहर की चीज है ऐसी, जो कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। तो वो इन्फ्लेशन को नीचे लाना आसान नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ऐसी हालत में गोल्ड पर ये एक एडिशनल प्रेशर लगातार बना रहेगा। और एक और फैक्टर है जो सेंट्रल बैंक के बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, जिसका थोड़ा जिक्र हमने पहले भी किया था, कि सेंट्रल बैंक्स जो है अब तक नॉर्मली एक्स्ट्रा रिजर्व्स गोल्ड में रखते रहे हैं, सेफ और एसेट माने जाने के कारण। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वॉर की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशंस में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर यूएस ने अपना डिफेंस बजट 2027 के लिए 1.5 गुना करीब कर दिया, जो 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन के आसपास था, 900 बिलियन के आसपास था, उसको 1.5 ट्रिलियन कर दिया डॉलर में। तो ये जो डिफेंस स्पेंडिंग और भी देशों में मौजूदा माहौल में बहुत लाजमी है कि और देश भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। तो जब डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इन देशों में जो रिजर्व को गोल्ड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी वो कम होगी, बल्कि हो सकता है कि गोल्ड रिजर्व जो है निकाल करके उसको डिफेंस स्पेंडिंग के फाइनेंसिंग के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी गोल्ड की अपसाइड को लिमिट करने वाला एक फैक्टर है। इन पूरे हालात में अब सवाल ये है कि अक्षय तृतीया जो 19 अप्रैल को आने वाला है, उस पर जो लोग इन्वेस्ट करते रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए, इसका एक जवाब तो यह है कि अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना एक ट्रेडिशन है, सेंटिमेंट है, तो वो सेंटिमेंट और ट्रेडिशन के लिए टोकन मान करके एक शुभ मानते हुए थोड़ा बहुत सोना लोग खरीदते हैं, वो खरीदेंगे, वो उसमें इन फैक्टर्स का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हो सकता है कि थोड़ी क्वांटिटी कम कर लें अगर ज्यादा महंगा है सोना तो। वैसे भी सोना अब बहुत सारे लोगों की पहुंच से ऑलरेडी बाहर हो चुका है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है आपका मकसद सोने में, तो आपको स्ट्रेटेजी जो है सोच समझ के बनानी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने अगले जनरेशन के लिए लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको धीरे धीरे
खरीदने की, स्टैगर्ड बाइंग की स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जहां पे आप एसआईपी के थ्रू सोना खरीद सकते हैं। लेकिन आपका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे पार्क करने के लिए, अपने फंड्स को पार्क करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं सोने में कि कुछ समय वो सेफ है वहां रखें, वैसे में आपको हाई लेवल्स पे सोना खरीदना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो डाउन साइड अगर नहीं भी ज्यादा जाए तो आपको रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद कम रहेगी। डाउन साइड नहीं जाएगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, लेकिन अपसाइड लिमिटेड है, ये साफ नजर आ रहा है कि अपसाइड लिमिटेड है, और इसलिए ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस रहता है। तो इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू है तो हाई लेवल्स पर बाई करने की बजाय करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। और सिल्वर का आउटलुक भी कुछ इस तरह का है कि उसमें स्ट्रॉन्ग रैली हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों काफी उसमें स्टेबिलिटी है, स्टेबल रुख दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 75 से $76 पर ऑन्स के आसपास है रेट, और अभी के माहौल में इसका $80 क्रॉस करने की संभावना जो है वो ज्यादा नहीं दिख रही है। और भारत में भी 1 किलो चांदी का भाव जिस 2,43,000 से 2,60,000 के बीच रेंज बाउंड रहने की संभावना है। यानी सिल्वर में भी गोल्ड की तरह अपसाइड लिमिटेड है, और वॉलेटिलिटी इसमें ज्यादा होती है आमतौर पे, चांदी में ट्रेडिशनली वॉलेटाइल ज्यादा होता है, तो वहां पे और ज्यादा रिस्क रहता है। तो उसमें भी आपको शॉर्ट टर्म वालों को तो बहुत बच के चलने की जरूरत है। बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टैगर्ड बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, करेक्शंस पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर फाइनल अगर बिग पिक्चर देखें तो अगर वॉर जारी रहता है तो गोल्ड जो है एक तरह से सपोर्टेड रहेगा, जो सेफ हेवन के तौर पे थोड़ा बहुत, लेकिन जैसा हमने बताया सप्लाई डिसरप्शन के कारण जो है कीमतों पर प्रेशर भी रहेगा। तो दोनों केस में ये है, सीज फायर होता है तो भी जो है कीमतों पर दबाव इसलिए बहुत जल्दी कोई कम नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के सोना क्रैश नहीं करने वाला, लेकिन एक्सप्लोसिव रैली नहीं नजर आ रही है। साफ कहें तो गोल्ड स्ट्रांग है लेकिन अनस्टॉपेबल नहीं है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर आप सोना मुहूर्त के उसके हिसाब से, अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ा बहुत खरीदते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आंख बंद कर ना करें, स्ट्रेटजी बनाकर चलिए, लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए, इमोशन पर नहीं कैलकुलेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और क्योंकि इस बार जो गोल्ड की स्टोरी है फिलहाल वो सिंपल नहीं बल्कि ग्लोबल है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में लिखकर बताइए हमें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो बोले भारत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।